हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का। मैं आप सबका केमिस्ट्री एजुकेटर, आप सबका फेवरेट जाजू सर एक बार फिर आ गया हूं आप सबके सामने फिजिकल केमिस्ट्री का अगला टॉपिक लेकर। तो भाई लोग आज का जो टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है ना। इस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। आसान से सवाल आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का आगे का हिस्सा माना जाता है इसको। यहाँ पे हम मेजरली ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं, हम तुल्यांकी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम अलग अलग तरह की रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं। इन सबसे आसान सवाल आते हैं पेपर के अंदर। हर बच्चे से इस चैप्टर का सवाल बनना ही चाहिए, इतनी इस चैप्टर पे आपको कमांड बनानी है। सही है ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप मेंस में एक सवाल इसका एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। एडवांस में कभी कभी ये बाकी चैप्टर्स के साथ मिक्स होके आ जाता है। डायरेक्ट इसी चैप्टर का सवाल है, उसके चांसेस आजकल थोड़े कम है, ठीक है। बट मेंस में तो एक सवाल हर चैप्टर से दिखता ही है, तो यहां से भी आपको दिख ही जाएगा। सही है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच रखी है। मैं क्वेश्चंस के थ्रू पहले उससे रिलेटेड थ्योरी समझाता हूं और फिर उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना साहब जी, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो फिर आगे क्या, एक जानकारी और देनी है आपको। क्या है वो जानकारी बेटा जी? इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किस चीज का लिंक है सर? बेटा लिंक है पीडब्ल्यू के ऐप का। आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे इस क्लास के नोट्स बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। जो बच्चे पीडब्ल्यू के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए एक जानकारी दे दूं कि पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे करोड़ों बच्चे आईआईटी की, नीट की और बतेरे बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और ना सिर्फ तैयारी करते हैं, सिलेक्शन भी लेते हैं। तो आपको क्यों पीछे हटना है, आप भी उस रेस में जुड़ जाइए, बहुत सारी मेहनत करिए और जल्दी से अच्छा सा पढ़ के अच्छा सा सिलेक्शन लेके सिलेक्ट होके हमसे मिलने आइए। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं इसी के साथ में रेडॉक्स रिएक्शन पूरी एनर्जी के साथ। मैं जानता हूं हमारी मुलाकात थोड़े लंबे समय के बाद हो रही है। कुछ कारणों की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, मैं थोड़ा छुट्टी पे था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट यस, अब हमारे सारे लेक्चर्स ऑन टाइम आया करेंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए आइए स्टार्ट करें क्या आज की बातचीत। चलिए आइए भाई, रेडॉक्स की बातचीत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, चैप्टर बड़ा आसान है, तो ये सेशन भी बड़ा छोटा सा होने वाला है। हम क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और सारे अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करके चीजों में आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, एसी 18 पे कर देना। चलिए जी, ध्यान से सुनिएगा। हमारा क्या है तरीका चैप्टर को पढ़ने का, तो हम पीवाईक्यू से रिवीजन करने वाले हैं। हम पीवाईक्यू से रिवीजन करने वाले हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए भाई, इसी के साथ देखा जाए हमारा पहला सवाल। क्या कह रहा है ये पहला सवाल, गौर से देखना। सवाल ये कह रहा है, among the following the species in which the oxidation number of an element is +6। अब इंग्लिश में लिखा है तो घबराइएगा मत। ये बोल रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। निम्न में से किस यौगिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे केंद्रीय परमाणु है Mn, यह है MnO4-, यहां है NiF6 2-, तो निकल है केंद्रीय परमाणु। यहां है CrCN6 3-, क्रोमियम है केंद्रीय परमाणु। और यहां है CrO2Cl2, क्रोमियम है केंद्रीय परमाणु। ठीक है, तो हर स्थिति में ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए पहला ऑप्शन, पहला केस। अगर मुझे Mn पे ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है तो Mn पे मैंने ऑक्सीकरण अवस्था X मानी, 4 ऑक्सीजन है, हर किसी पे -2, ओवरऑल हो गया -1, तो X का मान हो गया +7। X का मान हो गया +7। ठीक है, तो यहां पे Mn पे +7 ऑक्सीकरण अवस्था है, हमें तो +6 वाला ऑप्शन चाहिए। आइए भाई बी ऑप्शन पे चलते हैं। अगर बी ऑप्शन पे चलते हैं तो क्रोमियम पे हो गया X, 6 Cn- है, हर किसी पे -1, ओवरऑल चार्ज है -3, सो X - 6 इज इक्वल टू -3, सो X का मान हो गया +3। X का मान क्या हो गया? +3। क्रोमियम पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी? +3, है ना। बढ़िया, ठीक है। आइए यहां निकल पे बात करते हैं। मैंने बोला निकल पे ऑक्सीकरण अवस्था X है, 6 फ्लोरीन है, हर किसी पे -1, ओवरऑल आवेश है -2, तो X -6 अगर -2 के बराबर है तो X का मान हो गया +4। X का मान क्या हो गया? +4, तो ये भी आंसर नहीं है।
तो भैया ये तो सिंपल सी बात है, अगर ए बी और सी तीनों आंसर नहीं है तो डी ही आंसर होना चाहिए। अगर डी आंसर होना चाहिए तो यहां क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था है +6, है ना, क्रोमियम पर ऑक्सीकरण अवस्था है +6। आप देख भी सकते हैं, 2 ऑक्सीजन हर किसी पे -2, 2 क्लोरीन हर किसी पे -1, ओवरऑल हो गया 0। तो वैल्यू हो गई x - 4 - 2 = 0। तो x का मान हो गया +6। अगर x का मान हो गया +6 तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। CrO2Cl2 में क्रोमियम पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ गई, +6 आ गई। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारा पहला सवाल था, जिस पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसे x माने और फॉर्मूला लगाएं। एक और तरीका होता है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का, और एक और तरीका क्या है बेटा, संरचना बनाओ खुद जान जाओ। संरचना बनाओ और खुद जान जाओ। कैसे संरचना बनेगी प्लीज देखना ध्यान से। हमें बताना है S8 में सल्फर पर, इस यौगिक में सल्फर पर और इस यौगिक में सल्फर पर क्या ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अगर मुझे बताना है इनमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी तो ध्यान से देखिएगा। S8 इसमें सारे के सारे सल्फर है तो हम बोलेंगे सल्फर पर ऑक्सीकरण अवस्था होगी 0, है ना। अगर मैंने बात करी H2F2, अगर मैंने बात करी H2F2 तो मैंने बोला 2 सल्फर है, हर किसी पे X हो गया, 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे हमेशा फिक्स होता है -1, ओवरऑल है 0। तो हमने बोला 2x - 2 = 0, सो x = +1, x = +1। पहले केस में सल्फर पर 0 ऑक्सीकरण अवस्था है, दूसरे केस में सल्फर पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, और आखिरी है H2S। अगर मैंने H2S की बात करी तो अब देखिए ध्यान से, 2 हाइड्रोजन है, हर किसी पे +1, सल्फर पे हो गया X, ओवरऑल हो गया 0, सो X का मान हो गया -2, X का मान हो गया -2। तो मैंने बोला इस केस में 0, इस केस में +1, उस केस में -2, सो 0 +1 और -2, आंसर आ गया ए ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, 0 +1 और -2। सही बात है ना, बढ़िया है। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात, फिर से हमने फॉर्मूला लगाया और हमें चीजें समझ में आ गई। ये एक बड़ा मजेदार सवाल है क्योंकि इसमें आपको स्ट्रक्चर्स बनानी चाहिए, और स्ट्रक्चर्स बनानी कुछ ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, याद करनी है, कुछ ऐसी हैं जिनके हमारे पास तरीके हैं, हम बना सकते हैं और इस पे सवाल भी आते हैं। उसको पी ब्लॉक का सवाल भी बोल देते हैं कुछ लोग, मैं उसे रिडॉक्स में पढ़ा देता हूं। देखना ध्यान से, आपको बोल रहा है दिए गए अणुओं पर विचार करें। कुछ अणु दिए हुए हैं जैसे कि Br3O8, जैसे कि F2O, जैसे कि H2S4O6, H2S5O6 और C3O2। ठीक है, प्रत्येक अणुओं में 0 ऑक्सीकरण अवस्था वाले परमाणुओं की गिनती करें। हर अणु में 0 ऑक्सीकरण अवस्था वाले परमाणु की गिनती करें और उस गिनती का योगफल क्या है वो ज्ञात करें। तो अगर मुझे हर तरीके का अणु बनाना है तो सबसे पहले होगा Br3O8, सबसे पहले होगा Br3O8। अगर मैं Br3O8 की बात करता हूं तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। Br3O8 में क्या होगा, हमारे पास 3 ब्रोमीन होंगे, ठीक है, 8 ऑक्सीजन लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखो, ये होता है Br3O8। इसमें Br 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 के सिंगल बॉन्ड्स हैं और सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगे हुए हैं। अगर ऐसा है तो हमें बताना है प्रत्येक अणुओं में 0 ऑक्सीकरण अवस्था वाले परमाणु बताओ। 0 ऑक्सीकरण अवस्था, तो ध्यान से देखना, क्या इसमें कोई भी परमाणु ऐसा होगा जिसकी अवस्था 0 होगी? देखते हैं बात करके, प्लीज देखना ध्यान से। अगर मैंने इस बॉन्ड को देखा तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 बटेंगे, तो यहां ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2। अगर यहां बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 बटेंगे, ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 बटेंगे, ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2। और अगर यहां बात करें तो इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बटेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों परमाणु सेम है, कोई चेंज ही नहीं है, 0 0। तो बेटा यहां अगर मैं ब्रोमीन पे बात करूं तो ब्रोमीन पे कुल ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है, +6, और तीनों ऑक्सीजन पे -2।
है ना, तीनों ऑक्सीजन पे -2। सेम यही पैटर्न यहां रिपीट हो जाएगा, यहां -2, यहां इसकी वजह से +2, यहां -2, यहां इसकी वजह से +2, यहां -2, यहां इसकी वजह से +2। तो मैंने बोला इधर वाले ब्रोमीन पे भी ओवरऑल ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +6 और हर ऑक्सीजन पे -2 -2 -2। अगर मैं बीच वाले ब्रोमीन की बात करता हूं, अगर मैं बीच वाले ब्रोमीन की बात करता हूं तो इधर की वजह से 0, इधर की वजह से 0, ऊपर नीचे की बात कर सकते हैं, यहां -2, यहां +2 और यहां -2, यहां +2। तो बीच वाले ब्रोमीन पे ओवरऑल ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +4। बीच वाले ब्रोमीन पे ओवरऑल ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +4, ऊपर नीचे ऑक्सीकरण अवस्था है -2 -2, है ना। तो कुल मिला के मुझे ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आ गया, बट मुझे यह भी समझ में आ गया कि भाई कोई भी ऐसा परमाणु नहीं है जिसपे 0 ऑक्सीकरण अवस्था हो। कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसपे 0 ऑक्सीकरण अवस्था हो। ठीक है। F2O, ये तो केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग सीख के आते हैं कि F2O बनाना तो बड़ा आसान है। F2O कैसे बनता है? ऐसे बनता है, देखना ध्यान से। F2O कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ध्यान से देखो। F2O हमने बोला ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, है ना। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें दोनों बॉन्ड की तो बेटा यहां पे क्या है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है, एक एक बटेगा। फ्लोरीन पे आएगा -1, ऑक्सीजन पे आएगा +1। इसी तरह यहां पे भी एक एक बटेगा, फ्लोरीन पे आएगा -1, ऑक्सीजन पे आएगा +1। तो हम बोलेंगे ओवरऑल ऑक्सीजन पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? +2। और फ्लोरीन्स पे क्या है? -1 -1। यानी कि यहां भी कहीं पे भी 0 ऑक्सीकरण अवस्था तो नहीं है, तो ये भी हमारे काम की चीज नहीं है। अगर ये भी हमारे काम की चीज नहीं है तो मैं H2S4O6 और H2S5O6 इन दोनों पे बाद में चर्चा करूंगा। उससे पहले हम चर्चा करते हैं C3O2 की। उससे पहले हम चर्चा करते हैं C3O2 की। C3O2 क्या होता है? कार्बन सब ऑक्साइड। C3O2 क्या होता है? कार्बन सब ऑक्साइड। अगर मैं कार्बन सब ऑक्साइड की बात करूंगा तो हम बोलेंगे C3O2 में ऐसा है, C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O। दिस इज C3O2। अगर ये C3O2 है तो समझने की कोशिश करिएगा, हमने बोला यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन बटेंगे तो ये -2, ये +2, यहां भी दो दो इलेक्ट्रॉन बटेंगे तो ये -2 और ये +2, और यहां कुछ नहीं बटेगा तो भाई ये है 0। ये आपका पहला परमाणु आपको मिला है जिसपे 0 ऑक्सीकरण अवस्था दिख रही है। यहां पे कुछ नहीं हुआ था, यहां कुछ नहीं हुआ था, ये C3O2 है। ये ध्यान रखना है, ऐसे ही बनता है, कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है। अब जो मजे की बात है, तो हमें एक परमाणु तो ऐसा मिल गया जहां पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था है। एक परमाणु तो ऐसा मिल गया जहां पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था है। परंतु अब हमें बात करनी है H2S4O6, H2S5O6। तो बेटा इस तरीके के जो सल्फर के ऑक्सो अम्ल होते हैं ना, उनके लिए एक स्पेशल चीज हमको समझनी होती है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम बोलेंगे कि आपको दो तरीके की ऑक्सीकरण अवस्था समझनी है। एक होती है गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जो फॉर्मूले से आती है, एक होती है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो हर परमाणु की खुद की होती है, संयोजी कोश के कुल इलेक्ट्रॉन का योग। तो हम बोलते हैं अगर गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था किसी तत्व की, गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उस तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा है। अगर किसी अणु में, किसी परमाणु की गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा है तो हम बोलेंगे ऐसी स्थिति में पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। ऐसी स्थिति में पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। अच्छा, अगला अगला अगर गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर है, गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड होगा वो होगा ऑक्साइड बॉन्ड। अच्छा, तीसरा
अगर गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से कम है तो ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड होगा वो होगा तत्व तत्व बॉन्ड। ऐसी स्थिति में बेटा जो बॉन्ड होगा वो होगा तत्व तत्व बॉन्ड। मैं थ्योरी को साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है? तो हमको ये चीजें ध्यान रखनी है। हम अब जब भी सल्फर का कोई ऑक्सो अम्ल बनाएंगे तो वहां पे कैसे बॉन्ड बनेगा हमें एक आइडिया लग जाएगा। पेरोक्साइड मतलब बीच में ओ आ जाए, ऑक्साइड मतलब एक ओ आ जाए, तत्व तत्व मतलब सीधा तत्व तत्व आ जाए। तो जैसे हमने बोला H2S4O6, जैसे मैंने बोला H2S4O6, तो हमने कहा भाई H2S4O6 जो है H2S4O6 जो है वो कैसे बनेगा समझने की कोशिश करिएगा। हम बोलते हैं कि सल्फर पे अगर मैंने यहां पे गणनात्मक निकाली ऑक्सीकरण अवस्था, अगर मैंने सल्फर पे गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था निकाली तो वो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हर किसी पे +1, 4 सल्फर हर किसी पे x, 6 ऑक्सीजन हर किसी पे -2, ओवरऑल हो गया 0। तो ये हो जाएगा 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 2.5, x इज इक्वल टू 2.5। गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था तो ये हो गई। और हमें पता है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात करें तो सल्फर के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। सल्फर हो जाएगा 3s2 3p4। सल्फर का संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये। तो बेटा संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, यानी कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है +6, गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है 2.5। तो हमने बोला कि यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है वो कम है किससे, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से। गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो कम है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से। और अगर ये चीज है कि गणनात्मक अधिकतम से कम है तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि यहां पे सल्फर सल्फर का बॉन्ड होगा। इसका मतलब यहां पे सल्फर सल्फर वाला आबंध होगा। अगर यहां पे सल्फर सल्फर का आबंध होगा, अगर यहां पे सल्फर सल्फर का आबंध होगा तो हम बोलेंगे H2S4O6 दिखने में कैसा होगा बताओ, H2S4O6 दिखने में कैसा होगा बताओ। हम बोलेंगे ऐसा होगा। ये हो गया H2, H2 मतलब OH, ये भी हो गया OH। तो 2 ऑक्सीजन हो गए, बचे 4, बचे हुए 4 ऑक्सीजन जो है तो वो ये हो जाएंगे ऐसे। ये देखो जी H2S4O6 है ना, H2S4O6, प्लीज गौर से देखें H2S4O6, ध्यान से समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। H2S4O6 ये बन गया हमारे पास। अब हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी। पहले मैंने ये पहचाना कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ये समझ में आ गया कि चारों सल्फर तो ऐसे लगेंगे, चारों सल्फर लग गए। अब जितने हाइड्रोजन है उतने OH के ग्रुप लगा दो, बचे हुए सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा दो, बचे हुए सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा दो। तो ये हमने कर दिया ऐसा। अगर ये करा तो अब ऑक्सीकरण अवस्था निकाल देते हैं, उसमें क्या मुश्किल है। मैंने बोला कि भाई ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2-2 बटेंगे, तो O ज्यादा वैद्युत ऋणी था तो -2, सल्फर कम वैद्युत ऋणी था तो +2, ऐसे ही नीचे O ज्यादा वैद्युत ऋणी था तो -2, सल्फर कम वैद्युत ऋणी था तो +2। तो क्लियरली 0 तो नहीं है, 0 यहां भी नहीं है, बट हाँ यहां 0 है, यहां 0 है, क्योंकि इधर सल्फर उधर सल्फर कोई वैद्युत ऋणता का अंतर नहीं है, तो भाग अलग अलग होगा नहीं, 0 और 0। तो हम बोलेंगे यहां पे 2 परमाणु ऐसे हैं जिन पे ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, यहां पे 2 परमाणु ऐसे हैं जिन पे ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, यहां पे एक परमाणु ऐसा है जिस पे ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। और H2S4O6 के बाद अगला है H2S5O6। अगला कौन है, H2S5O6। H2S5O6। अगर हम यहां बात करते हैं तो देखिएगा हम बोलेंगे फिर से अधिकतम तो देखो भाई सल्फर के केस में सिंपल है +6,
अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है +6। गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, निकालो भाई। 2 हाइड्रोजन हर किसी पे +1, 5 सल्फर हर किसी पे x, 6 ऑक्सीजन हर किसी पे -2, ओवरऑल 0। क्या बन जाएगा, 2 + 5x - 12 इज इक्वल टू 0। 5x का मान हो गया 10 के बराबर, x का मान हो गया 2 के बराबर। अगर x का मान हो गया 2 के बराबर तो आपको समझ में आएगा गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से। गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से। अगर गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से कम होती है तो फिर से वही वाली बात हो गई, सल्फर सल्फर लिंकेज होगा। 5 सल्फर है, अगर 5 सल्फर है तो हम क्या बोल देंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला 1 2 3 4 5, अब 2 हाइड्रोजन है तो एक OH यहां लग गया, एक OH यहां लग गया। अब हमें इसके अलावा कितने ऑक्सीजन और लगाने, 6, तो 2 तो लग गए, 4 बचे। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप समझने की कोशिश करिए, इस पे भी 0 ऑक्सीकरण अवस्था, इस पे भी 0 ऑक्सीकरण अवस्था, इस पे भी 0 ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब टोटल 3 सल्फर परमाणु वो हैं जिन पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था है ना। 2 सल्फर परमाणु ये हैं जिन पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था है 5, और एक कार्बन परमाणु ये है जिस पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो टोटल 6 हो गए। अगर टोटल 6 हो गए तो हमने बोला कि कितने परमाणु ऐसे हैं जिनमें 0 ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आपके पास में फाइनल आंसर क्या हो गया, 6 परमाणु। आपके पास में फाइनल आंसर क्या हो गया, 6 परमाणु। अब आप कहेंगे सर आपने तो इस सवाल को बहुत लंबे तरीके से बताया। लंबे तरीके से बिल्कुल नहीं बताया, जब एक बार तुम्हें स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे तो तुम तो फटाफट कर लोगे, बट मेरा काम तो थ्योरी को ढंग से समझा के फिर आगे बढ़ना है ना, तो मैं तो उस तरीके से ही बताऊंगा, राइट। बढ़िया, ठीक है जी, ओके। आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो भैया, लिखा हुआ इंग्लिश में बट तरीका आसान है, गौर से देखिएगा। 3Cl O- से बन रहा है ClO3- और 2Cl-। 3Cl O- से बन रहा है ClO3- और साथ में बन रहा है 2Cl-। अगर मेरे पास में यह अभिक्रिया है तो मुझे बताना है यह अभिक्रिया किस चीज का एग्जाम्पल है। मुझे बताना है यह अभिक्रिया किस चीज का एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पे अगर आप क्लोरीन पे देखेंगे तो हम बोलेंगे क्लोरीन पे X ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीजन पे -2, ओवरऑल है -1, सो X -2 आपका -1 के बराबर है, तो X का मान हो गया +1। तो क्लोरीन पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई, +1। अच्छा, यहां अगर आप क्लोरीन पे बात करते हैं तो X है क्लोरीन पे, 3 ऑक्सीजन हर किसी पे -2, ओवरऑल चार्ज है -1, सो X -6 हो गया -1 के बराबर, X का मान हो गया +5 के बराबर, तो यहां क्लोरीन पे हो गया +5। इसी तरह यहां क्लोरीन पे हो गया -1। समझने की कोशिश करें, +1 से +5 ऑक्सीकरण, +1 से -1 अपचयन। तो जब एक ही परमाणु, एक ही तत्व ऑक्सीकृत भी हो और अपचयित भी हो, ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, विषमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विषमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विषमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। तो अब ध्यान से देखिए, इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। प्लीज ध्यान से देखें, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। अगला ये वाला सवाल, ये है बैलेंसिंग के ऊपर, है ना। ये सवाल है बैलेंसिंग के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। MnO4- C2O4- 2 के साथ अम्लीय माध्यम में क्रिया कर रहा है, Mn+2 बना रहा है और CO2 बना रहा है।
मुझे बताना है कि बताओ MnO4 माइनस के आगे C2O4 माइनस 2 के आगे और H प्लस के आगे क्या गुणक आएंगे, है ना। जब इसको आप संतुलित करोगे तो क्या गुणक आएंगे। तो आपको मैं याद दिलाऊं, अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया को स्पेशली संतुलित करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और एक होता है ऑक्सीकरण संख्या विधि, या आप उसे एन कारक विधि भी बोलते हो, है ना। तो जब ये दो तरीके होते हैं तो आइए हमें कौन सा तरीका फायदे का लगता है, तो हम लोग जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ऑक्सीकरण नंबर विधि को सही मानते हैं, क्योंकि फटाफट हो जाता है, एक लाइन में आंसर आता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने बोला MnO4 माइनस जो है इस पे C2O4 माइनस 2 क्रिया करेगा, अम्लीय माध्यम में क्या देगा, Mn+2 देगा और साथ में H2O भी देगा, सॉरी CO2 भी देगा। और क्योंकि अम्लीय माध्यम में करना है तो H प्लस और H2O को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहला काम, आप सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पहचानिए और चेंज देखिए। तो यहां Mn है +7, यहां कार्बन है +3, यहां Mn है +2 और यहां कार्बन है +4। सही है ना। ओके, बढ़िया। अब आप देखें +7 से +2 कितने का चेंज है, 5 का। +7 से +2 कितने का चेंज है, 5 का। अच्छा, +3 से +4 कितने का चेंज है भाई, 1 का। और कितने कार्बन है यहां, 2। तो हम बोलते हैं चेंज तो है 1 का, चेंज है 1 का। +3 से +4, यहां +7 से +2 चेंज है 5 का। परंतु आपको यह बात समझ में आए, यहां कितने Mn है, एक ही Mn है। तो एन कारक क्या होता है, एन कारक होता है एक मोल में कितना नेट चेंज है। तो एक Mn परमाणु के लिए 5 का चेंज है, यहां एक ही Mn है, तो एन फैक्टर हो जाएगा 5, है ना। इसी तरह यहां अगर मैं बात करूं तो यहां एन फैक्टर हो जाएगा +3 से +4, 1 का चेंज है बट 2 कार्बन है, तो एन फैक्टर हो जाएगा 2, है ना। एक का चेंज है बट एक कार्बन के लिए एक का चेंज है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु निकलती है। यहां कितने कार्बन है, 2। अगर 2 कार्बन है तो नेट चेंज 2 का हो गया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या करना है, इसके चेंज को यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसके चेंज को यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने लिखा 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2, और इससे हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया Mn+2 और साथ में CO2, Mn+2 और साथ में CO2, है ना। बढ़िया। अब आप देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, जब आपने रिएक्टेंट वाली साइड, अभिकर्मक वाली साइड ये चेंजेस मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि सबसे पहले कुल परमाणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी दिखाई दे रहे हैं उन्हें संतुलित कर लो। यहां 2 Mn है, यहां एक ही है तो यहां 2 लग गया। यहां 10 कार्बन है, वहां एक ही है तो यहां 10 लग गया। ठीक है। अब यहां 20 ऑक्सीजन है, यहां 20 और 8 28 ऑक्सीजन है। तो अगर वहां 20 ऑक्सीजन है और यहां 28 ऑक्सीजन है, तो आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो जो परमाणु थे सबको संतुलित कर लिया। मैंने बोला अब यहां 20 ऑक्सीजन है, यहां 28 ऑक्सीजन है, तो आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला जहां कम है ऑक्सीजन उतने जल के अणु ऐड कर दो। वहां 20 ऑक्सीजन, यहां 28 ऑक्सीजन, तो यहां पे 8 जल के अणु ऐड कर देते हैं। अगर जल के अणु 8 ऐड हो गए तो हाइड्रोजन कितनी एक्स्ट्रा ऐड हो गई, 16। तो 16 हाइड्रोजन के लिए यहां H प्लस कितना ऐड हो गया, 16। 16 हाइड्रोजन के लिए वहां H प्लस कितना ऐड हो गया, 16। अगर 16 H प्लस ऐड हो गया तो बेटा नेट चार्ज अगर आप नोटिस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली संतुलित आपको दिखाई देगा। आप देखो, अगर आप कुल चार्ज, कुल आवेश देखो, एक हाइड्रोजन पे +1 तो 16 हाइड्रोजन पे +16, एक MnO4 पे -1 तो 2 पे हो गया -2, एक C2O4 पे -2 तो 5 पे हो गया -10। तो हमने बोला कुल चार्ज हो जाएगा 16 में से 2 गए 14, 14 में से 10 गए 4। ठीक इसी तरीके से एक Mn पे +2 तो 2 पे हो जाएगा +4। ये उदासीन है, वो भी उदासीन है। तो आप देखें यहां भी 4, यहां भी 4। क्या दोनों साइड कुल आवेश संतुलित है, क्या दोनों साइड कुल आवेश संतुलित है। अगर दोनों साइड कुल आवेश संतुलित है इसका मतलब यह अभिक्रिया हर तरीके से सही है, क्योंकि रिडॉक्स अभिक्रिया में केवल परमाणु का संतुलन नहीं चलता, आवेश का संतुलन भी करना पड़ता है
है ना बेटा। तो ध्यान से देखना, हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए MnO4 माइनस के आगे कौन आएगा, C2O4 माइनस 2 के आगे कौन आएगा, H प्लस के आगे कौन आएगा। तो 2 5 16 क्या बना बेटा, 2 5 और 16। तो मैंने कहा आंसर आ गया ए ऑप्शन, 2 5 और 16। प्लीज ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। सही है, 2 5 और 16। MnO4 माइनस के आगे 2, C2O4 माइनस 2 के आगे 5 और H प्लस के आगे 16। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या प्लीज बताओ। कोई दिक्कत है प्लीज समझाओ, देख लो ध्यान से। हाँ जी, सही है, आगे चले। ठीक है बेटा जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो देखो ध्यान से, the number of moles of KMnO4 that will be needed to react completely with 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium। सवाल का मतलब समझो, अम्लीय माध्यम में KMnO4 के साथ में फेरस ऑक्जेलेट का एक मोल कितने KMnO4 के मोल के साथ रिएक्ट करेगा। KMnO4 के कितने मोल फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ अम्लीय माध्यम में क्रिया करेंगे। तो पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि फेरस ऑक्जेलेट का सूत्र क्या होता है। पहली चीज जो आपको समझ आनी चाहिए वो ये कि फेरस ऑक्जेलेट का सूत्र क्या होता है। तो मैंने बोला फेरस ऑक्जिलेट, तो हमने बोला ये क्या होगा, फेरस है Fe+2, ऑक्जिलेट है C2O4-2। अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो इन्हें क्रिस क्रॉस करूंगा, क्रिस क्रॉस करूंगा तो ये बनेगा FeC2O4, फॉर्मूला बनेगा FeC2O4। मुझे इसे KMnO4 के साथ क्रिया करवाना है, तो अगर मैं अभी क्रिया लिखूंगा तो हम बोलेंगे MnO4 माइनस, इसे मैंने रिएक्ट करवाया FeC2O4 के साथ, और वो भी अम्लीय माध्यम में, क्या होगा। तो बेटा समझो, MnO4 माइनस अम्लीय माध्यम में किसमें कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। और FeC2O4 जो है इसमें Fe+2 में है, C2O4-2 में है, तो Fe+2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, और C2O4-2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। मजे की बात यह है कि यहां दोनों ही चीजें ऑक्सीकृत होंगी, Fe+2 से +3 जाएगा और ऑक्सिलेट आपका CO2 में जाएगा, C2O4-2 आपका CO2 में जाएगा। समझे बात, यहां कार्बन है +3 में और यहां कार्बन है +4 में, है ना जी। अगर ये चीज है, यहां Mn है +7 में, समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। हमने बोला Mn +7 से +2 में जा रहा है, Mn +7 से +2 में जा रहा है, तो चेंज कितने का हो गया, 5 का। चेंज कितने का हो गया, 5 का। तो बेटा इसके लिए n फैक्टर कितना हो गया, 5। सही है साहब। अगर हम यहां बात करें तो आयरन +2 से +3 जा रहा है, आयरन +2 से +3 जा रहा है, चेंज कितने का हो गया, 1 का। चेंज कितने का हो गया, 1 का। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो +3 से +4 जा रहा है, फिर से चेंज हो गया 1 का, पर कितने कार्बन है, 2, तो नेट चेंज हो गया 2 का। मजे की बात यह है Fe का भी ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का भी ऑक्सीकरण हो रहा है। जब दोनों चीजें ऑक्सीकरण वाली बन रही हैं तो n फैक्टर क्या हो जाएंगे उनके, ऐड। जब दोनों चीजें ऑक्सीकरण वाली बन रही हैं तो n फैक्टर क्या हो जाएंगे, ऐड। तो +2 से +3 1 का चेंज, +3 से +4 1 का चेंज, बट 2 कार्बन है तो नेट चेंज 2 का। तो ओवरऑल n फैक्टर अगर आपसे कोई पूछे, ओवरऑल n फैक्टर आपसे कोई पूछे तो वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 यानी कि 3, है ना। MnO4 माइनस के लिए वैल्यू है 5 और इसके लिए वैल्यू है 3। अगर ऐसा है तो हमने बोला कि KMnO4 के 1 मोल है क्या, नहीं मोल निकालने हैं, फेरस ऑक्सिलेट का 1 मोल है मेरे पास, इसका 1 मोल है, इसके मोल निकालने। तो भाई जितनी चीजें क्रिया करती हैं उनके तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं, तो मैंने बोला MnO4 माइनस के जो तुल्यांक हैं वो बराबर हैं FeC2O4 के तुल्यांकों के।
MnO4 माइनस के जो तुल्यांक हैं वो बराबर होते हैं FeC2O4 के तुल्यांकों के। तो मुझे अगर MnO4 माइनस के KMnO4 के तुल्यांक निकालने हैं तो मोल इंटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर लूं। मैं आपको याद दिलाता हूं तुल्यांकों का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या था। आप देखें तुल्यांकों की संख्या जो है, ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या फॉर्मूले हैं? पहला होता है दिया गया भार जिसे कहा जाता है W अपॉन तुल्यांकी भार, जिसे कहा जाता है E। ये पहला फॉर्मूला है, दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला होता है मोल इंटू एन फैक्टर। मोल इंटू एन कारक, ठीक है, क्योंकि तुल्यांकी भार होता है मोलर भार अपॉन एन कारक, है ना। तीसरा फॉर्मूला होता है मोलरता इंटू आयतन लीटर में इंटू एन कारक। ये है तीसरा सूत्र। और मोलरता इंटू एन कारक अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्मलता। नॉर्मलता इंटू आयतन, किसमें? लीटर में। ये है चौथा फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला है दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार, दूसरा फॉर्मूला है मोल इंटू एन कारक, तीसरा फॉर्मूला है मोलरता इंटू आयतन इंटू एन कारक, चौथा फॉर्मूला है नॉर्मलता इंटू आयतन। अगर ये चार फॉर्मूले तो मुझे अभी मोल वाली गणना करनी है तो मैंने इस फॉर्मूले को यूज करना सही समझा। अगर इस फॉर्मूले को यूज करना सही समझा तो आप देखें वही मैं कर रहा हूं कि MnO4 माइनस के मोल इंटू एन कारक है 5 इक्वल टू FeC2O4 का 1 मोल मुझे दिया हुआ है इंटू एन कारक कितना है? एन कारक है 3। अगर ऐसा है तो x क्या हो जाएगा? 3/5 मोल, यानी कि 0.6 मोल, यानी कि KMnO4 के कितने मोल हैं? 0.6 मोल या फिर 3/5 मोल। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। बढ़िया है ना, बहुत अच्छे। चलिए आइए आगे बात करते हैं अगले टाइप के ऐसे ही सेम सवाल पे चलते हैं। ऐसे ही सेम अगले सवाल पे चलते हैं, सेम टाइप के। देखना ध्यान से, मैंने बोला द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन इन एसिडिक सोल्यूशन। तो मैंने बोला KMnO4 के साथ मतलब MnO4 माइनस के साथ सल्फाइट आयन क्रिया कर रहा है और वो भी अम्लीय माध्यम में क्रिया कर रहा है ना, अम्लीय माध्यम में क्रिया कर रहा है। तो MnO4 माइनस हमेशा अम्लीय माध्यम में Mn+2 में जाता है। सल्फाइट आयन आपका किस में जाता है? सल्फेट आयन में। सल्फाइट आयन किस में जाता है? सल्फेट आयन में। समझे बात, ये रिएक्शन होती है। तो आपको बताना है KMnO4 के कितने मोल होंगे जो लगेंगे इसमें, है ना, जिसमें सल्फाइट आयन के 1 मोल होगा। इसका 1 मोल है, KMnO4 का कितना होगा? सेम बात है भाई, इसके मोल पता है, इसके मोल निकाल ले, तुल्यांकों को बराबर करें। तुल्यांकों को बराबर करने के लिए एन फैक्टर निकाले। एन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम गए +7 से +2, यानी कि चेंज आ गया 5 का, यानी कि हम बोलेंगे एन फैक्टर हो गया 5। एन फैक्टर हो गया 5। इसी तरह यहां सल्फर है +4, यहां सल्फर है +6, ठीक है, +4 से +6 चेंज आ गया 2 का, और अगर चेंज आ गया 2 का तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? +4 से +6 चेंज आ गया 2 का। तो आप समझने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें, हमें क्या करना है? हमें करने हैं तुल्यांक बराबर। MnO4 माइनस के जो तुल्यांक हैं वो मुझे बराबर करने हैं सल्फाइट आयन के तुल्यांकों के। MnO4 माइनस के जो तुल्यांक हैं वो मुझे बराबर करने हैं सल्फाइट आयन के तुल्यांकों के। तो MnO4 माइनस का 1 मोल है, सल्फाइट आयन के कितने मोल है?
अच्छा नहीं, सल्फाइड आयन का 1 मोल है, MnO4 माइनस के मोल निकालने हैं, तो मैंने बोला मोल इंटू एन कारक है 5 इज इक्वल टू सल्फाइड आयन का 1 मोल इंटू एन कारक है 2, है ना। तो मोल्स हो जाएंगे MnO4 माइनस के 2/5। MnO4 माइनस के मोल्स कितने हो जाएंगे बेटे? 2/5। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर होगा सवाल। प्लीज देखें फिर भी ध्यान से। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, प्लीज बताएं। किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो प्लीज बताएं। देखो भाई ध्यान से, गौर से। यस, हाँ जी, ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ वी मूव फॉरवर्ड, अगर आगे जाएं तो अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। ये वाला सवाल देखो। सवाल कह रहा है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। सवाल कह रहा है कि MnSO4 का जो तुल्यांकी भार है, MnSO4 का जो तुल्यांकी भार है वो इसके मॉलिक्यूलर मास का आधा है। यही तो कहना चाह रहा है कि MnSO4 का जो तुल्यांकी भार है वो इसके अणु भार का आधा है। यही तो कह रहा है। अगर ये हमको यही कह रहा है तो समझने की कोशिश करना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ये कब होगा? तो आप देखिए ध्यान से, अगर ये चीज होनी है यानी कि n फैक्टर कितने का होना चाहिए? 2 का। ये n फैक्टर ही तो है। तो आपको लिख के देखनी है हर रिएक्शन। आप MnSO4 से Mn2O3 लिख के देखें, जिस रिएक्शन में n फैक्टर 2 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। जिस रिएक्शन में n फैक्टर 2 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। देखना ध्यान से, हमने बोला यहां Mn+2 स्टेट में है, यहां Mn+3 स्टेट में है। तो हमने बोला +2 से +3 कितने का चेंज है? 1 का। तो यहां n फैक्टर क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेट में 1 आ रहा है, हमें तो 2 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। यहां देखूं अगर Mn+2 है, यहां देखूं Mn+4 है, 2 से 4 जाने पे n फैक्टर 2 का आ रहा है, तो यहां n फैक्टर क्या हो गया? 2 का। और अगर n फैक्टर हो गया 2 का तो बस, तो फिर बल्ले बल्ले यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि यहां +2 से +7 जा रहा है 5 का चेंज, +2 से +6 जा रहा है 4 का चेंज, मुझे चाहिए 2 का चेंज क्योंकि हाफ है मोलर मास का। तो n फैक्टर हो जाएगा 2, n फैक्टर हो गया 2, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सही बात है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं। बहुत अच्छे, ठीक है साहब, बढ़िया। अगर ये समझ में आता है तो बेटा वो पेरोक्साइड पहचानने वाला मैंने आपको आइडिया बताया था, उससे आप अगर यहां ट्राई करेंगे तो यहां और यहां आपकी पेरोक्साइड लिंकेज पाई जाएगी। आप स्ट्रक्चर भी बना के देखिएगा, गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से कंपेयर करेंगे अगर, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से कि यहां SOOS बॉन्ड आएगा क्योंकि गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा निकलेगी, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा H2S2O8। और एक है हमारे पास H2SO5। H2SO5 क्या होता है? ऐसा होता है। सही है ना? बढ़िया। तो वहां भी पेरोक्साइड लिंकेज, यहां भी पेरोक्साइड लिंकेज। ये हो गया हमारे पास दोनों केसेस का एग्जाम्पल। सही है साहब? बढ़िया। ओके, आगे चलते हैं। अगर आगे चलना है तो अगला सवाल देखिए, ये वाला। यहां मैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां मैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है कि जो क्लोरीन है, उसने डिस्प्रपोर्शनेशन किया है एल्कलाइन मीडियम में, मतलब क्लोरीन ने विषमानुपातन किया है क्षारीय माध्यम में इस अभिक्रिया द्वारा। तो आपको A B C D E की वैल्यू बतानी है।
ठीक है भाई, बैलेंसिंग करनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ऑक्सीकरण नंबर विधि का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु यहां पे हम बोलेंगे कि हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन विधि का इस्तेमाल होगा। यहां पे हम बोलेंगे हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन विधि का इस्तेमाल होगा। ये रिएक्शन है मेरे पास। अगर ये रिएक्शन है मेरे पास, तो यहां क्लोरीन पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था है, यहां पे x माइनस टू इक्वल टू -1 + 2 यानी कि +1 है, और यहां क्लोरीन पे -1 है। अगर ऐसा है तो पहली बात, यहां पे ऑक्सीकरण नंबर विधि नहीं चल सकती। यहां ऑक्सीकरण हाफ अलग लिखा जाएगा, अपचयन हाफ अलग लिखा जाएगा, फिर उन्हें क्लब किया जाएगा। तो 0 से +1 है ऑक्सीकरण, और अगर आप देखें 0 से -1 है अपचयन। तो हम दोनों की अभिक्रिया एक एक करके लिखते हैं। अगर हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखें तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है Cl2 से हम जा रहे हैं ClO-। तो हमने बोला यहां 2 क्लोरीन है तो यहां 2 क्लोरीन है, x - 2 इक्वल टू -1, तो ये हो गया +1, और ये है 0। 0 से +1 गए, 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज। अगर 2 का चेंज है तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन की हानि भी होनी चाहिए। इसी तरह अगर हमने अपचयन की बात करी तो Cl2 से गए Cl-, तो Cl2 से गए अगर Cl-, तो यहां भी लग गया 2, तो -2, तो यहां भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ। वहां 2 इलेक्ट्रॉन की हानि और यहां 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ, नेट चीज क्या हो जाएगी? दोनों का योग। नेट चीज क्या हो जाएगी? दोनों का योग। अगर दोनों का योग होगा तो हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन का चेंज समझ में आ रहा है, बट उससे पहले क्या हमने बाकी सारे परमाणु ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा बैलेंस करे? हाँ, यहां 2 क्लोरीन, यहां 2 क्लोरीन, यहां 2 क्लोरीन, यहां 2 क्लोरीन, जोड़ देते हैं, ये बन गया 2Cl2, ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां के 2 इलेक्ट्रॉन से खत्म, ये हो जाएगा 2Cl- और ये हो जाएगा 2ClO-, है ना, 2Cl- एंड 2ClO-। अगर ऐसा है तो 4 क्लोरीन, यहां भी 4 क्लोरीन। अगर यहां 2 ऑक्सीजन है तो अब मैं क्षारीय माध्यम में संतुलित कर रहा हूं, तो पहले यहां आवेश संतुलित होता है, फिर जल लगाया जाता है, और H+ अपने आप संतुलित हो जाते हैं, हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो जाते हैं। तो देखिए यहां है -2 का चार्ज, यहां है -2 का चार्ज, तो नेट चार्ज है -4 का। अगर नेट चार्ज है -4 का, तो यहां है 4OH-, यहां है 4OH-। सही बात है। अगर यहां 4OH- है, अगर यहां 4OH- है, तो आप देखिए ध्यान से, अगर यहां 4OH- है तो देखिए ध्यान से, हमने बोला ऑक्सीजन कितनी है? यहां 4, यहां है 2, तो हमने 2 जल के अणु और ऐड करे, और अगर 2 जल के अणु और ऐड करे तो हाइड्रोजन देखो अपने आप बैलेंस हो गई, दोनों साइड 4-4। सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने बोला कि दोनों अभिक्रियाओं को आधा आधा लिखो, दोनों का ऑक्सीकरण और अपचयन में इलेक्ट्रॉन की हानि लाभ बराबर करो, फिर दोनों को जोड़ो। जब दोनों को जोड़ोगे तो अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा सब कुछ बैलेंस है, चेक करो। अब पहले आवेश को संतुलित करो। आवेश को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 और -2 -4 आ रहा है, तो यहां 4 OH- डालने पड़ेंगे। अब यहां 4 OH- डाले तो ऑक्सीजन 4 हो गए, तो वहां ऑक्सीजन को बैलेंस करो जल के थ्रू, और जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी जल के थ्रू, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, और वो आप देख भी पा रहे होंगे। अगर आप देख भी पा रहे हैं तो बेटा ये हमारी नेट अभिक्रिया है जो संतुलित हो गई। तो आप देखना ध्यान से, ACl2 BOH-, तो A हो गया 2, B हो गया 4, ठीक है, C हमारा है ClO-, तो C है 2, और D भी है 2, है ना, Cl- के आगे भी 2, वहां भी, और E है 2, AB2 B4 C2 D2 E2। अब या तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं, सिंप्लीफाई कर सकता हूं, पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देता हूं। अगर पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो आप देखें ध्यान से, हम बोलेंगे Cl2 + 2OH-, इससे बनता है Cl- + ClO- + H2O, Cl- + ClO- + H2O। तो हमने बोला कि A आपका क्या है? Cl2 के आगे वाला, Cl2 के आगे है 1, तो A हो गया 1। अच्छा, B आपका क्या है? OH- के आगे वाला, तो B हो गया 2। अच्छा, C आपका क्या है? ClO- के आगे वाला, वो हो गया 1।
और डी आपका है Cl माइनस के आगे वाला, वो भी हो गया 1 और E हो गया 1। देखना ध्यान से, A 1 है, B 2 है, C D E सब कुछ 1 1 1 है, तो हमने बोला कि आंसर हो गया ये, आंसर हो गया ये 1 2 1 1, राइट। आंसर हो गया 1 2 1 1। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। सही है बॉस, बढ़िया है, बहुत अच्छे, बहुत ही उम्दा। अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आता है तो अब हम करते हैं छोटे छोटे सवाल जो कि अनुमापन पे आधारित है। छोटे छोटे सवाल जो कि अनुमापन पे आधारित है, आसान आसान होते हैं, सिर्फ तुल्यांक बराबर करने आने चाहिए, आप हर तरीके का सवाल कर पाओगे। तुल्यांक बराबर करने आने चाहिए, आप हर तरीके का सवाल कर पाओगे। देखना ध्यान से सवाल, आपको बताना है द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH solution required to neutralize 50 ml 1 मोलर H3PO3, 100 ml 2 मोलर H3PO2। मतलब अम्ल क्षार अनुमापन हो रहा है। आप देखें, एक बार H3PO3 जो है वो NaOH के साथ अनुमापित हो रहा है, और एक बार H3PO2 जो है वो NaOH के साथ अनुमापित हो रहा है। अगर ऐसा है तो पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, H3PO4 जो है इसके लिए n फैक्टर होता है 3, H3PO3 के लिए n फैक्टर होता है 2 और H3PO2 के लिए n फैक्टर होता है 1। ठीक है जी, ये हमारे n फैक्टर्स हो गए। अब आप देखिए, अम्ल और क्षार अगर आपस में क्रिया कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई दोनों के तुल्यांक क्या होने चाहिए, आपस में बराबर। अगर दोनों के तुल्यांक आपस में बराबर होने चाहिए तो NaOH है 1 मोलर, है ना। मोलरता हमको 1 मोलर दी हुई है, आयतन हमको निकालना है, तो बेटा तुल्यांकों का फॉर्मूला मोलरता और आयतन के टर्म्स में होता है मोलरता इंटू आयतन इंटू एन कारक। अगर मोलरता इंटू आयतन इंटू एन कारक होता है तो H3PO3 के लिए मोलरता कितनी है 1, आयतन कितना है 50 ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू एन कारक कितना है हमारे पास में 2 इज इक्वल टू, अगर मैं NaOH की बात करूं तो मोलरता है 1, आयतन हमें निकालना है, एन कारक है 1। तो यहां से अगर मैं इक्वेट करता हूं और यहां भी मैं 1000 से डिवाइड कर दूं ताकि मुझे आंसर ml में मिल जाए, तो ये तो कट ही गया, 50 दूनी 100, तो यहां आयतन आ गया 100 ml। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर आ गया 100 ml। ठीक है, तो यानी कि A B या D कोई भी आंसर हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड पार्ट में बात करूं तो ये हो जाएगा H3PO2 के जो तुल्यांक हैं वो मैंने बराबर करे NaOH के तुल्यांक के। H3PO2 के जो तुल्यांक है मैंने NaOH के बराबर करे। H3PO2 के लिए मोलरता है 2, 100 ml है तो 100/1000 इंटू एन फैक्टर है 1 इज इक्वल टू, मोलरता है 1 मोलर NaOH की, आयतन मुझे निकालना है, इंटू एन फैक्टर है 1। अगर ऐसा हुआ तो 1000 से 1000 कैंसिल, आयतन आ जाएगा 200 ml, आयतन आ जाएगा 200 ml। तो पहले केस में 100 ml, दूसरे केस में 200 ml, करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। पहले केस में 100 ml, दूसरे केस में 200 ml, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बढ़िया है, ठीक है। तो बस तुल्यांक बराबर करने थे, अपना काम तो बन गया। अगर अपना काम बन गया तो ध्यान से देखिए ये वाला सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखो ये वाला सवाल अपने को क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, एन फैक्टर का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। कैसे करोगे देखो, उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में, उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण थायोसल्फेट को लगभग मात्रात्मक रूप से सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, उदासीन या हल्का क्षारीय माध्यम, हल्के क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस जो है वो Mn+4 में जाता है, तो MnO4 माइनस जो है वो थायोसल्फेट आयन के साथ क्रिया करता है, Mn+4 में जाता है, और साथ में थायोसल्फेट आपका किस में जाता है, सल्फेट में। ठीक है, बढ़िया, गौर से देखें,
कि MnO4 प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण थायोसल्फेट को लगभग मात्रात्मक रूप से सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। इस अभिक्रिया में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था में संपूर्ण परिवर्तन क्या होगा? तो बेटा अपने को ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज सिखाई जाती है कि MnO4 माइनस जो है वो 3 अलग अलग माध्यमों में काम करता है। ठीक है, एक होता है अम्लीय माध्यम, एक होता है हल्का क्षारीय माध्यम, आप या तो हल्का क्षारीय बोले या आप उसको उदासीन बोले, और एक होता है क्षारीय माध्यम। ठीक है, तो MnO4 माइनस अम्लीय माध्यम में Mn+2 में परिवर्तित होता है, हल्का क्षारीय या उदासीन माध्यम में Mn+4 में परिवर्तित होता है, और क्षारीय माध्यम पूरा क्षारीय हो तो Mn+6 में परिवर्तित होता है। यहां Mn+7 में है, हमें तो ये लिखना आना चाहिए था। तो आप देखो +7 से +4 का जो चेंज है ये आपका क्या चेंज आएगा? 3 का चेंज आएगा, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। n फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। +7 से +4 गए, चेंज कितने का आ गया? 3 का। अगर चेंज आ गया 3 का तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर चेंज आ गया 3 का तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। प्लीज गौर से देखें, प्लीज गौर से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। सही है, चलिए आइए आगे चलते हैं, चलिए आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं। छोटा सा सवाल है ये भी। निम्न में से कौन सी स्पीशीज समानुपातन अभिक्रिया नहीं दर्शाती? बेटा देखो, विषमानुपातन बोलते हैं, कुछ लोग असमानुपातन बोलते हैं, मतलब सेम ही है कि एक तत्व जो है उसका ऑक्सीकरण होता है, एक बार अपचयन होता है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो हमें ब्रोमीन के कंपाउंड दिए हुए हैं, आयन दिए हुए हैं, हमें ऐसा एक आयन पकड़ना है जहां ब्रोमीन अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, क्योंकि अगर वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होगा ना तो उस स्थिति में वो उससे ऊपर ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा, अपचयित भले ही हो जाए, ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा तो असमानुपातन अभिक्रिया के लिए वैलिड नहीं होगा। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला BrO माइनस, तो आपके पास में ऑक्सीकरण अवस्था है +1। अगर हमने बोला BrO3 माइनस, तो यहां पे ऑक्सीकरण अवस्था है +5। अगर हमने बोला BrO2 माइनस, तो यहां ऑक्सीकरण अवस्था है +3। और अगर मैंने बोला BrO4 माइनस, तो यहां ऑक्सीकरण अवस्था है +7। तो आप देखो ब्रोमीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था में है, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो यहां से केवल अपचयित ही होगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा। अगर यहां से केवल अपचयित ही होगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये कभी असमानुपातन दिखाई नहीं पाएगा, क्योंकि BrO4 माइनस के पास में अपचयित होने का तो स्कोप है, BrO4 माइनस के पास में अपचयित होने का तो स्कोप है, परंतु ऑक्सीकृत होने का कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था लेके बैठा है। क्योंकि हैलोजन NH2NP5 होते हैं, और NH2NP5 का मतलब है संयोजी कोश में +7, 7 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगर आप अगला सवाल ध्यान से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें ये वाला, तो देखो ध्यान से क्या किया हमने। कहा जा रहा है किसी धातु ऑक्साइड के नमूने का सूत्र M.83O1.0 है। ठीक है, आपको सूत्र दिया हुआ है ये M0.83O है, ये हमारे पास में एक धातु के ऑक्साइड का सूत्र है। इसमें धातु जो M है ये दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में है, एक है +2, एक है +3, एक है +2, एक है +3। तो आपको बताना है +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु आयनों की प्रतिशतता, +2 अवस्था वाले धातु आयनों की प्रतिशतता। तो अगर 0.83 है तो मैंने ऐसा माना कि +2 अवस्था वाले X है और +3 अवस्था वाले 0.83 माइनस X है। और अगर आप टोटल देखेंगे तो ऑक्साइड में O पे -2 होता है, तो इस पे ओवरऑल +2 होगा। तो हमने बोला X आयंस तो वो हैं जो +2 स्टेट के हैं, और हमारे पास 0.83 माइनस X आयन वो हैं जो +3 स्टेट के हैं, और ये टोटल स्टेट आपकी किसके बराबर है? +2 के।
क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो साथ में एक ऑक्सीजन है, उस पे -2, ओवरऑल होता है 0। अगर ये करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0.83 माइनस एक्स, और ये चीज बराबर है 2 के। तो मैंने बोला 2x प्लस 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ये हो गया 2, है ना। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ये हो गया 2 माइनस 3x, ये चीज हो गई 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2.49, यानी कि माइनस 0.49। तो यहां से x आ जाएगा 0.49 के बराबर। अगर x आ गया 0.49 के बराबर तो +2 वाले 0.49 है, तो प्रतिशतता +2 वालों की क्या हो जाएगी 0.49 डिवाइडेड बाय टोटल है 0.83 इंटू 100। इसे सॉल्व करने का, आंसर निकालने का, जो भी आएगा वो आप लोग देख सकते हैं, है ना। जो भी आएगा मैं आप लोगों के लिए एक बार कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व कर देता हूं। मैं फटाफट से कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूं। 0.49 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.83, आंसर आएगा लगभग 59%। आंसर आएगा लगभग 59%। सही है जी, लगभग आंसर आएगा 59%। प्लीज गौर से देखें। ठीक है जी, 59%। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा, ये वाला। सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी है, तुल्यांक बराबर करने आने चाहिए, काम नक्की। 0.02 मोलर हाइपोविलियन, हाइपोविलियन होता है Na2H2O3। इसकी मोलरता दी है, इसके 20 ml का उपयोग कॉपर सल्फेट विलयन के 10 ml का अनुमापन Ki के आधिक्य में एवं स्टार्च सूचक का उपयोग करते हुए किया गया। तो Cu+2 की मोलरता बता दो। Ki मतलब I-, तो Cu+2 अगर I- के साथ क्रिया कर रहा है तो Cu2 I2 और I2 बनाता है। तो यहां पे हमारे पास में कॉपर पे क्या आ जाएगा +1, है ना। ठीक है, यहां आयोडीन पे आ गया 0, तो ये -1 से 0 गए तो चेंज आ गया कितने का, 1 का। -1 से 0 गए तो 1 का चेंज आ गया, +2 से +1 गए तो 1 का चेंज आ गया। अगर ऐसा है तो समझो ध्यान से। अब सवाल ने कहा ये जो I2 बना है, ये जो I2 बना है, यहां पे क्या हुआ हमारे पास, जो I2 बना है ये हाइपोविलियन के साथ क्रिया करके I- बनाता है और S4O6-2 मतलब टेट्राथाइनेट आयन बनाता है ना। अच्छा, हाइपोविलियन है 0.02 मोलर 20 ml। 0.02 मोलर 20 ml है, ठीक है जी। सल्फेट विलयन के, कॉपर सल्फेट विलयन के 10 ml का अनुमापन, मतलब Cu+2 के 10 ml का अनुमापन। ऐसे लिख देता हूं, Cu+2 प्लस I- ये जाएगा Cu+ में और साथ में I2 में, है ना। बढ़िया है, ठीक है जी, बढ़िया। अगर ऐसा है तो Cu+2 के 10 ml का अनुमापन हमने Ki के आधिक्य में स्टार्च सूचक का उपयोग करते हुए किया, तो Cu+2 की मोलरता बतानी है, मुझे इसकी मोलरता बतानी है। आप एक बात को समझने की कोशिश करो। अगर ये दो रिएक्शंस हैं तो मैं ये कह सकता हूं क्या, नीचे वाली रिएक्शन से समझ में आ रहा है कॉमन पार्ट कौन है, I2। दोनों अभिक्रियाओं में कॉमन पार्ट कौन है, I2। अगर दोनों अभिक्रियाओं में कॉमन पार्ट है I2, तो नीचे वाली अभिक्रिया में यह समझ में आ रहा है कि कॉपर+2 के जो तुल्यांक हैं वो बराबर है I2 के तुल्यांकों के। कॉपर+2 के जो तुल्यांक हैं वो I2 के तुल्यांकों के बराबर है। और ऊपर वाली रिएक्शन में यह समझ में आ रहा है कि जो I2 के तुल्यांक हैं वो थायोसल्फेट आयन के तुल्यांकों के बराबर है। समझने की कोशिश करना। कॉपर+2 के तुल्यांक I2 के बराबर हैं, I2 के तुल्यांक थायोसल्फेट आयन के तुल्यांकों के बराबर हैं। तो I2 का डेटा दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली इन दोनों के तुल्यांक बिल्कुल बराबर हो गए। अगर इन दोनों के तुल्यांक बिल्कुल बराबर हो गए तो मैंने बोला कॉपर+2 के जो तुल्यांक हैं वो बराबर हैं
थायोसल्फेट के तुल्यांकों के, तो कॉपर +2 के लिए तुल्यांक लिखने का तरीका है मोलरता इंटू आयतन इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर है 1, +2 से +1, है ना। इसी तरीके से थायोसल्फेट आयन के लिए लिखने का तरीका क्या है, मोलरता इंटू आयतन इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा जी, 2.0 से 2.5 जा रहे हैं, 0.5 का चेंज हो गया, 2 सल्फर है, तो नेट चेंज हो गया 1 का, है ना। अगर ये हुआ तो हमने बोला मोलरता लिखें अगर कॉपर +2 की, तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 1000 से 1000 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मोलरता हो जाएगी 0.02 इंटू 2, आंसर हो जाएगा 0.04, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। 4 इंटू 10 की पावर -2 मोलर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। 4 इंटू 10 की पावर -2 मोलर, आपका आंसर आ जाएगा 4। सही बात है, बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो बेटा ऐसा ही एक सवाल ये भी है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको सही रिएक्शन पहचाननी है और लिखना है। बस डाइक्रोमेट आयन का केस है इस बारी। रिएक्शन अगर मैं बताऊं तो सिंपल सी बात है, Fe+2 जो है वो डाइक्रोमेट आयन के साथ क्रिया करेगा, और क्योंकि अम्लीय माध्यम में ही होती है ये अभिक्रिया, तो Fe+2 आपका Fe+3 में चला जाएगा और डाइक्रोमेट आयन आपका Cr+3 में चला जाएगा। दैट्स इट, हम बराबर कर देंगे, है ना। Fe+2 का आयतन है, मोलरता है, डाइक्रोमेट आयन का ml 20 है, मोलरता हमको चेक करनी है, हम बात कर लेंगे, है ना। सही है। अच्छा नहीं, डाइक्रोमेट आयन का डेटा है 0.03 मोलर और आयतन है 20 ml, और Fe+2 के लिए मोलरता हमको निकालनी है, आयतन है 15 ml। हम दोनों को बराबर करेंगे, एन फैक्टर्स निकालेंगे, बात बन जाएगी +2 से +3, एन फैक्टर हो जाएगा 1, +6 से +3, एन फैक्टर हो जाएगा 6, है ना जी, बढ़िया है, बहुत अच्छे, ठीक है जी। तुल्यांक बराबर करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छी बात है। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल कैसे करेंगे, सेम बातें करनी होती है सब जगह, सेम बातें। पढ़ो इस सवाल को एक बारी। मोहर लवण का फॉर्मूला नहीं पता बच्चों को। मोहर लवण होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। पर हाँ, मेजरली आप ये कहोगे कि Fe+2 से +3 में जाता है, ये चेंज देखने को मिलता है। Fe जो है आपका वो +2 से +3 में जाता है, ये चेंज आपको देखने को मिलता है, ये चेंज आपको देखने को मिलता है, गौर से देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आइए। तो वही बात है, KMnO4 विलयन को मोहर लवण के ब्यूरेट के माध्यम से मिलाया गया। ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक 50 ml था। अंतिम बिंदु के पश्चात ब्यूरेट में शेष KMnO4 का विलयन कितना होगा, ठीक है। 0.011 के KMnO को 0.05 मोलर मोहर लवण के 20 ml के साथ मिलाया गया। सबसे पहले रिएक्शन देखें, KMnO4 MnO4 माइनस, लवण है Fe+2, अम्लीय माध्यम है, आप MnO4 माइनस से जा रहे हो Mn+2 में, और Fe+2 से जा रहे हो Fe+3 में। अगर ऐसा है तो आप देखें, आपके पास में n फैक्टर है 5 और यहां n फैक्टर है 1, है ना, यहां n फैक्टर है 1। आप देखना ध्यान से, अगर इनको मैं आपस में इक्वेट करूं तो MnO4 माइनस के जो तुल्यांक हैं वो मोहर लवण के तुल्यांकों के क्या हो गए, बराबर।
MnO4 माइनस के जो तुल्यांक हैं वो मोहर लवण के तुल्यांकों के बराबर हो गए। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात समझिएगा, मैंने बोला देखता हूं कितना आयतन खर्च होता है, तो 0.01 मोलर था। आयतन मुझे नहीं पता कितना खर्च होता है, एन फैक्टर मुझे 5 नजर आ रहा है, और मोहर लवण का ऐसा है भाई 0.05 तो मोलरता है। आयतन है मेरे पास में 20 ml। ठीक है, यहां भी मैं अपॉन 1000 कर देता हूं, और इनटू एन फैक्टर कितना है बेटा 1। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 0.05 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0.01। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो हमने बोला इससे कट गया, ये आ गया 20। देखना ध्यान से, 20 ml आ गया। अब आपने बोला कि लेके आप कितना चले थे 50 ml, पूरा ब्यूरेट 50 ml का है, उसमें से 20 ml खर्च हो गया अभिक्रिया में, तो शेष कितना बचा? ब्यूरेट में शेष कितना बचा? तो शेष बचा 50 ml माइनस 20 ml, आंसर हो गया 30 ml। 50 माइनस 20 आंसर हो गया 30। 50 माइनस 20 आंसर क्या हो गया है? 30 हो गया है ना जी? बढ़िया है। ठीक है दोस्त, तो ठीक इसी तरीके के एक सवाल और है जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं, ये सवाल भी आप करिएगा। इसी तरीके के सवाल रिडॉक्स में आपके आते हैं, मेंस के पेपर में, एडवांस के पेपर में। आप इसे रिवाइज करें, साथ में अपनी प्रैक्टिस शीट के कुछ बेहतरीन सवाल लगाएं। हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। ये छोटा चैप्टर होता है बेटा, तो इसके सवाल जल्दी ही हो जाते हैं, एक जैसी प्रोफाइल है, फॉर्मूले लगाने होते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।